स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है करेंटोनॉमिक। वादे के अनुसार हम लेकर के आ गए हैं अपना नया वीडियो 3 मार्च 2020 का। मेरा नाम है अवनीश पांडे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए कि जब जब हम वीडियो डालते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ हमारे पहले टॉपिक पे। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। हाइड्रोजन ईंधन परियोजना पहला टॉपिक है। हाइड्रोजन ईंधन परियोजना। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक है और विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। उपक्रम ने लेह और नई दिल्ली के लिए 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र ईओआई आमंत्रित किए हैं। ईओआई अब वैश्विक अभिरुचि पत्र से यही संबंध है कि डिमांड कहाँ पे है। अगर आपको डिमांड है तो उसका कोटेशन दीजिए, वो वैश्विक अभिरुचि पत्र से संबंधित है। वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं और ये कारें जो है ये बस और कारें इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी जिसमें हाइड्रोजन भरा होगा, हाइड्रोजन फ्यूल होगा। हाइड्रोजन का फ्यूल तो ये क्वांटिटी में 10-10 हैं, 10 बसें हैं और 10 कारें हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इसको किया है एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा ईओआई जारी किया गया है। दोस्तों ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि नई नई चीजें हो रही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI दुबई क्रूड और ब्रेंट क्रूड की तरह कच्चे तेल का एक ग्रेड है। मींस कि तेल का एक क्वालिटी है दुबई क्रूड और एक क्वालिटी है ब्रेंट क्रूड और एक क्वालिटी है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये कच्चे तेल की क्वालिटी है। WTI को मीठे तेल के रूप में जाना जाता है। मीठे तेल के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें 0.24% सल्फर होता है जो इसे मीठा बनाता है और इसका कम घनत्व इसे हल्का तेल बनाता है। इसका घनत्व भी WTI का घनत्व भी हल्का होता है। मीन्स कि इसमें से तेल कम निकलेगा। यह तेल मूल्य निर्धारण में 3 बेंचमार्क में से एक है। मतलब कि 3 बेंचमार्क है। पहला दुबई क्रूड है, दूसरा ब्रेंट है और तीसरा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI। तेल मुख्य रूप से टेक्सास में परमियन बेसिस से लिया जाता है। ये वेस्ट टेक्सास तेल जो है ये टेक्सास में परमियन बेसिन से निकाला जाता है, इसलिए इसको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी नाम दिया गया है। उत्तरी अमेरिका के लिए एक बेंचमार्क तेल है। उत्तरी अमेरिका के लिए ये एक बेंचमार्क तेल है। WTI क्रूड ऑयल तब से खबरों में था जब से कच्चे तेल की कीमतें पहली बार नकारात्मक दायरे में आ गई थी। कच्चे तेल की कीमतें नकारात्मक दायरे में आ गई थी क्यों? क्योंकि उत्पादन जो कि दुबई और खाड़ी देशों में तेल का उत्पादन हो रहा था वो लगातार हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। और जो इसके कंपनी के ओनर हैं, जो इसमें डीलर हैं, उनके पास उनके उनके पास स्टॉक में तेल रखने की जगह ही नहीं है। तो कच्चे तेल की कीमत नकारात्मक चलेगी। नकारात्मक मीन्स कि पहले ऐसा होता था कि तेल दो और डॉलर लो, अब ऐसा है कि तेल भी लो और डॉलर भी लो। ये स्थिति आ गई है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। झारखंड बाजार ऐप। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दैनिक जरूरतों के आवश्यक वस्तुओं का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए झारखंड बाजार ऐप को लॉन्च किया गया है। झारखंड के एक नए अभी मुख्यमंत्री हुए हैं तो उन्होंने ये झारखंड बाजार ऐप लॉन्च कर दिया है। अब बाजार ऐप लॉन्च करना था, अगर ऐप से ही सारा काम करवाना था तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन क्या ये सर्विसेज नहीं दे सकते थे? एप्लीकेशन सामाजिक दूरी को बनाए रखने में जनता की सहायता करेगा और अपने घरों के भी ये थोड़ा सा घरों में आराम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम करेगा। छोटे मध्यम और बड़े शहरों और कस्बों में लोगों तक पहुंचने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्रालय मामले के विभाग द्वारा विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है झारखंड बाजार ऐप कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो झारखंड बाजार ऐप झारखंड में लॉन्च हुआ है। लॉन्च किसने किया है?
एप्लीकेशन खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां तक कि पीसीएस वालों के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलेक्सा वॉइस बैंकिंग। एलेक्सा वॉइस बैंकिंग क्या है? आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल असिस्टेंट और अमेजन लिख उठा है भाई, इसको अमेजन मानिए, इसको अमेजन के एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की। वॉइस बैंकिंग सेवाएं क्या हैं? गूगल असिस्टेंट आप जानते हैं, गूगल असिस्टेंट आपके हर एक फ़ोन में होता है। हर एक फ़ोन में अगर आप होम बटन ज़्यादा नहीं 2-4-5 सेकंड के लिए दबाएंगे तो एक नई विंडो खुल के आती है फटाक से, जिसमें आपको पूछता है क्या आप चाहिए, आपको वेदर वेदर की फोरकास्टिंग चाहिए, वेदर आपको जानना है, या कौन सा वीडियो चलाना है, या क्या करना है, सब देता है गूगल असिस्टेंट। हर एक फ़ोन में होता है। और अमेजन का एलेक्सा जो वॉइस पर काम करता है, एलेक्सा वॉइस पे काम करता है। टीवी पे आपने देखा होगा कि एलेक्सा वेदर बताओ, वो वेदर बता देता है, एलेक्सा ट्रैफिक बताओ, वो बता देता है। तो गूगल के असिस्टेंट और अमेजन के एलेक्सा वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं, जिसमें सेविंग अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स जानने के लिए फीचर का फायदा उठाया जा सकता है। मतलब कि 3 फीचर्स ही हैं, सेविंग अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स जानने के लिए फीचर का फायदा उठाया जा सकता है। इससे बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैटबॉट जानते हैं क्या होता है? चैटबॉट एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो रोबोट की तरह काम करता है। वो उसको कुछ प्रोग्रामिंग बता दी जाती है कि भैया ये चीज़ अगर तुम्हारे पास आती है तो इसको ऐसे डील करो, इनसे ये प्रश्न पूछो। अगर ये इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं तो इनसे दूसरा प्रश्न पूछो, और ये इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं तो इन्हें इधर से जाने दो, अगर नहीं दे पाते हैं तो इन्हें उधर से जाने दो। तो ये है, इस चैटबॉट का नाम है आईपैल को अमेजन के एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को एकीकृत किया है ताकि अपने ग्राहकों को एक साधारण वॉइस कमांड के साथ रिटेल बैंकिंग का लाभ उठाने में मदद मिल सके। बैंक खातों को सुरक्षित 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग करके गूगल असिस्टेंट से जोड़ा जा सकता है। 2 फैक्टर प्रमाणीकरण क्या है? 2 फैक्टर प्रमाणीकरण आपने फेसबुक पे देखा होगा। 2 फैक्टर प्रमाणीकरण वो करता है, पहले आपका फोन नंबर लेगा, फोन पे आपको मैसेज भेजेगा, ओटीपी देगा, तब आप उसको लॉगिन कर सकते, तब आप उसको अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही 2 फैक्टर प्रमाणीकरण करेगा, और यह 24/7 उपलब्ध रहेगा। 24/7 से मतलब ये है कि 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। ये था हमारा एलेक्सा वॉइस बैंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, तमिलनाडु सरकार और एचसीएल समझौता। कोविड-19 से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एचसीएल के साथ मिलकर समझौता किया, जिसके तहत महामारी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विश्लेषिकी केंद्र को डिजास्टर मैनेजमेंट एनालिटिक्स सेंटर चेन्नई में एक चेपाक जगह में स्थापित किया जाएगा। इसका जो ऑफिस होगा चेन्नई के चेपाक में होगा। एकत्र किए गए डाटा का उपयोग स्थिति का जवाब देने और अर्थव्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से खोलने पर निर्णय लेने के लिए किया जाएगा। ये क्रमबद्ध तरीके से कैसे खोलेंगे कि ये इनके पास जो आंकड़े होंगे, जो डेटा होंगे, उस हिसाब से ये काम करेंगे उस पर और उसको क्रमबद्ध तरीके से खोलेंगे। एचसीएल प्रभावी रिपोर्टिंग तंत्र, इफेक्टिव रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, कार्यबल सहायता और तकनीकी उन्नयन का उपयोग करके आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1070 के विस्तार में भी मदद करेगा। तो दोस्तों ये था तमिलनाडु सरकार और एचसीएल के बीच का समझौता। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? ई कार्यालय ऐप। ई कार्यालय ऐप क्या है? कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का
शॉर्ट फॉर्म है CISF। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे CISF द्वारा ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। CISF राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा बल है और हवाई अड्डों और महानगरों जैसे राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है। इसके अलावा 24 घंटे काम करने के लिए डाटा रिकवरी साइट स्थापित की गई है ताकि ई कार्यालय 24/7 के कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके। ये था ई कार्यालय ऐप। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सार्वजनिक उपयोगिता सेवा। भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में 21 अक्टूबर तक घोषित किया है, जो 6 महीने के लिए है। प्रावधान के तहत बैंकिंग क्षेत्र यह सुनिश्चित करेगा कि कानून लागू होने के बाद बैंक कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं होगी। अब बैंक कर्मचारी कोई हड़ताल नहीं कर पाएंगे। श्रम मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अधिसूचना जारी की। ये था हमारा सार्वजनिक उपयोगिता सेवा औद्योगिक विवाद अधिनियम का एक टॉपिक आ गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2020 को मनाया गया। इसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। WHO द्वारा 2007 में मलेरिया दिवस घोषित किया गया। विश्व मलेरिया दिवस से पहले अफ्रीका मलेरिया दिवस 2001 में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से वो मैंने यहाँ पे लिए। तो दोस्तों ये था विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ये इंपॉर्टेंट है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। और ये WHO द्वारा 2007 में मलेरिया दिवस घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020। अभी इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है, जहां सारा इम्यूनिटी का ही खेल है। अगर जिसके पास इम्यूनिटी है वो बच जाता है, जहां इम्यूनिटी नहीं है तो बहुत फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्याओं का फेस करना, किसी को तो जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। तो उसी के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 का थीम वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ये थीम है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह का। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है और हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। सप्ताह टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो बीमारियों के खिलाफ सभी आयु समूहों में जीवन बचाने में मदद करता है। टीकाकरण द्वारा लाखों लोगों की जान बचाई जाती है और इसे एक स्वास्थ्य मतलब कि सेल्फ हेल्थ रखने की सबसे अच्छी लागत प्रभावी विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में टीकाकरण में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए एक स्वस्थ जीवन को सुधारना और बनाए रखना है। ये था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ये मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट वीक में। अप्रैल का जो लास्ट वीक था, जब हमारा ये लास्ट वीक चल रहा है क्या, नहीं लास्ट वीक बीत चुका है, मनाया गया हमारा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020। इसका थीम था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ये इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बदल गए। राष्ट्रपति के सचिव जो थे वो संजय कोठारी, उनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया, जिसको CVC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। देश के भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के प्रमुख भी हैं, भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के प्रमुख हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री को समिति के अध्यक्ष, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शामिल किया जाता है। CVC का कार्यकाल 4 साल के लिए है, या जब वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या जो भी पहले हो, मतलब कि 4 साल तक के लिए अब ये CVC रहेंगे। अगर ये 65 साल के नहीं हो गए, अगर 65 साल के इसके बीच में 65 साल के हो गए तो उसी दिन वो रिटायर हो जाएंगे। राष्ट्रपति के सचिव थे, राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे क्या खेल हुआ है। क्यों दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा था आपसे CTET की वीडियो प्रोवाइड करने के लिए।